हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 99 एंड 100 कवर करूंगा। अगर तुम सभी लोगों में से किसी ने भी इसके पिछले चैप्टर को नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो, और अगर पिछले चैप्टर देख चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें जल्द 10K का टारगेट पूरा करना है। एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा की अब तक की कहानी में हम लोग देख चुके हैं कि आर्कड्यूक मारा जा चुका था, जिसकी वजह से एनिमियन में दोबारा से अमन और शांति फैल चुकी थी। और रसल का सामने सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से बैपर भी अपनी डीप स्लीप से जाग चुका था। और इसी के साथ हमने देखा था कि रसल को ड्यूक का टाइटल भी मिल चुका था, जो चीज एनिमियन की हिस्ट्री में पहली बार हुई थी कि कोई पर्सन जो कि रेथमोस फैमिली से नहीं है उसे ये टाइटल दिया गया हो, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल और व्हाइट टावर मास्टर को किंग को ग्रीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। इन लोगों की ग्रीटिंग एक्सचेंज होने के बाद योर हाइनेस इन्हें बताते हैं कि इन्हें फेरीज और बीस्टमैन ट्राइब को एनिमियन में सेटल होने में मदद देनी है। योर हाइनेस के मुंह से इस बात को सुनकर रसल अपने मन ही मन में सोचने लगा कि काफी सारा टाइम गुजर चुका है और पहले उन 20 का हमला और फिर इस जंग की वजह से मैं उनकी माइग्रेशन के बारे में तो भूल ही चुका था। मगर हम देखते हैं कि योर हाइनेस उन दोनों को उनका काम बताते हुए कहने लगते हैं कि व्हाइट टावर मास्टर एल्फ्स को सेटल होने में मदद करेंगी, तो दूसरी तरफ रसल बीस्टमैन ट्राइब को सेटल होने में मदद करेगा। मगर हम देखते हैं कि रसल एक अजीब सी शक्ल बनाकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, मगर मुझे मुया की अग्रेसिवनेस की थोड़ी सी चिंता हो रही है और मुझे यकीन है कि वो मेरे जैसे किसी पेशेंट को डुअल के लिए चैलेंज तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे काफी तरह अनईजी फील क्यों हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुया को, जो कि एनिमियन की तरफ देखते हुए काफी तरह पुरजोश नजर आ रही थी और इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जब मैं उस मेल ह्यूमन से मिलूंगी तो मैं उसे डुअल के लिए चैलेंज करूंगी। और मुया को इतनी तरह पुरजोश देखकर एक ह्यूमन कहता है, ऐसा लग रहा है कि बीस्टमैन क्वीन काफी ज्यादा ग्रेट स्पिरिट में है। तो उसके पास ही खड़ा हुआ एक बीस्टमैन उसे बताता है ये उस आइलैंड से पहली बार निकली हैं, तो ये नेचुरल बात है कि वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से मिलने के लिए काफी ज्यादा पुरजोश हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो लड़का भी उसी कॉन्टिनेंट में है, जिस पर वो ह्यूमन काफी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेविड बीस्टमैन अपनी दूरबीन से एनिमियन की तरफ देखकर कहने लगा, लगता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रसल को देखते हैं, जो कि साहिल पर खड़े हुए बीस्टमैन का ही इंतजार कर रहा था। और फिर वहाँ पर लगी हुई भीड़ को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा कि सिर्फ बीस्टमैन को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना ही होता है कि इस तरह की स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है। और फिर अचानक से किसी का फैमिलियर मन अपील करके उसकी तरफ देखने लगा और हम देखते हैं कि वहाँ पर एलन आ चुका था, जो कि वहाँ पर आते ही रसल को काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से ग्रीट करते हुए उसका नाम नहीं लेता बल्कि योर एक्सीलेंसी कहकर पुकारता है, जिस पर रसल उसे इतने ज्यादा फॉर्मल होने को ना बताकर उसे कहता है कि तुम मुझे सिर्फ रसल कह सकते हो। और इन दोनों की ये सभी बातें चल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी बीस्टमैन एनिमियन की धरती पर लैंड हो चुके थे। जिन बीस्टमैन की तरफ देखते हुए जब रसल को मुया नजर नहीं आई तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहता है, मुया कहाँ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुया काफी ज्यादा वायरल तरीके से उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। और क्योंकि एरन पे ने आज से पहले मुया को नहीं देखा था, तो उसकी तरफ से आते हुए फाइटिंग स्पिरिट को महसूस करके वो काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगता है, इसकी फाइटिंग स्पिरिट तो एक टावर माउंटेन लेवल जितनी है, बस ये हमारे लिए खतरा ना हो। एलन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी हमने देखा कि मुया उनके पास पहुंच जाती है, जो कि हंसते हुए कह रही थी, काफी ज्यादा देर हो गई। जिस पर रसल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। और रसल की इस बात को सुनकर कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, मुया उसे कहती है, हाँ मैं नहीं बदली, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और तभी अचानक से मुया अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिलीज करते हुए रसल को फाइटिंग के लिए चैलेंज दे देती है, जिस पर रसल काफी ज्यादा पोलाइटली उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी भी पेशेंट है तो लड़ नहीं सकता। जिस पर मुया ने रसल का हाल चाल नहीं पूछा बल्कि काफी ज्यादा निराश होकर कहने लगती है, अब पेशेंट ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फाइट ऐसे ही डिले हो जाएगी। लेकिन रसल काफी ज्यादा परेशान होकर उसे अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज ना करने को बता रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलन पेज और रसल के अलावा मुया की फाइटिंग स्पिरिट की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरी की पूरी बीस्टमैन ट्राइब को एनिमियन के एक फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज गूंजी, क्या? और हम देखते हैं कि बीस्ट किंग मोया थोड़ी सी गुस्सा होकर रसल को कह रही थी, हमें पेरिस के साथ फॉरेस्ट को शेयर करना होगा, ये बात तो नहीं बताई गई थी। तो रसल एक इन्वेस्टमेंट वाली स्माइल के साथ उसे समझाते हुए कहता है, एवर्ड फॉरेस्ट एनिमियन का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, तो तुम दोनों रेसेस को यहाँ पर रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि मोया थोड़ी सी उदास होते हुए कह रही थी, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे उन जैसे अमन पसंद लोग नहीं पसंद। मोया की इस बात को सुनते हुए रसल उसे कहने लगता है, अगर तुम इन फेरीज के साथ रहने में मान जाती हो तो फिर मैं तुम्हें किसी ऐसे से इंट्रोड्यूस करवा
दूंगा जिसके साथ तुम डुअल कर सकती हो। और डुअल का नाम सुनते ही मोया काफी ज्यादा खुश हो गई। हाँ ठीक है, पक्का प्रॉमिस, लेकिन अगर वो ब्रेड तुम नहीं हो तो वो इस लड़के जितने ताकतवर तो होना ही चाहिए। और ये सब कुछ मोया आयरन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रही थी, जिस पर आयरन काफी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि मोया आयरन को सुनते हुए कह रही थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर से वो मेल सेंड कहाँ पर गई? इसका मतलब एलन गे है? और जो मैंने सोचा शायद रसल ने भी यही सोचा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या? और फिर रसल मोया की तरफ देखते हुए फर्स्ट बीस किंग फाइनल को याद करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था। रिकॉर्ड के मुताबिक फर्स्ट बीस किंग फाइनल मिक्स ब्लडी ड्रैगन था, और वैसे भी सिल्वर हेयर्स के साथ साथ मोया एक वुल्फ बीस्टमैन है, बिल्कुल फेनरिर की तरह। तो इसका मतलब है कि मोया ने फेनरिर की ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते काफी ज्यादा गौर से मोया को देख रहा था, जिस पर मोया पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर रसल को चिढ़ाते हुए कहने लगती है, मुझे क्या देख रहे हो? लेकिन रसल उसे कहता है कुछ नहीं, बस वैसे ही। और मोया को रसल पर ट्रक पर झाड़ता हुआ देखकर पीछे की तरफ खड़ा हुआ है, काफी ही ज्यादा हैरान था। और फिर हमें एवर्ड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं व्हाइट टावर मास्टर रसल का नेक्स्ट सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसे मुबारकबाद दे रही थी। और फिर तभी अचानक से मोया उनकी बातों में कूद गई और व्हाइट टावर मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है, ये छोटी बच्ची तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। जिस पर व्हाइट टावर मास्टर से कहती है कि तुम काफी ज्यादा रूड नहीं हो रही। और इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर इलो और उसकी मदर आ गई। तो तुम यकीनन हमारे नेबर होगे, और नेबर्स वेलकम टू एवर्ड फॉरेस्ट। और रसल को वहाँ पर देखकर वो दोनों रसल को भी ग्रीट करती हैं। मगर हम देखते हैं कि मोया इलो और उसकी मदर के पास जाते हुए कहने लगती है, ओह यहाँ पर तो कुछ लंबे कानों वाले भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर पीछे से रसल मोया को उन दोनों को लंबे कानों वाली बुलाने से मना करता है। मगर हम देखते हैं कि मोया इलो की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, मगर मेल ह्यूमन इस लंबे कानों वाली लड़की की साइड बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। और मोया की इस बात को सुनकर इलो काफी तरह शर्मा कर कह रही थी, सिमिलर? तुम मुझे इनके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो? और फिर रसल को लेकर यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है। यानी कि मोया कह रही थी कि वो मेरा है, ये लोग कह रही थी मेरा है। और इन दोनों को इस तरह बच्चों की तरह लड़ता हुआ देखकर रसल जल्दी से टोपी की तरफ आते हुए उन लोगों को बताने लगता है, तुम दोनों रेसेस एक ही एरिया में रह तो रहे हो, लेकिन तुम दोनों के ही पास में अपनी अपनी टेरिटरीज होंगी, क्योंकि दोनों स्पीशीज ही अलग अलग एनवायरमेंट्स में रही हैं और तुम्हारे कल्चर्स भी अलग अलग होंगे। तो इसी वजह से इस चेस्टनट ट्री को इस फॉरेस्ट का सेंटर बनाया जा रहा है, और अब से नॉर्थ साइड फेरीज की होगी और साउथ साइड बीस्टमैन की। रसल की इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए एरेन यानी कि इलो की मॉम रसल का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी, हमें रहने के लिए जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोया भी हंसते हंसते थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देती है। लेकिन इसी के साथ रसल की इस बात को सुनकर कि आज से 10 दिन बाद योर हाइनेस ने तुम दोनों के लिए वेलकम सेरेमनी प्रिपेयर की है, जिनमें दोनों रेसेस की चीफ को आना होगा। मोया तो काफी तरह एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन एरेन काफी तरह शौक नजर आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिमियन कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बगी के अंदर इलो, उसकी मॉम, बीस्ट किंग मोया और रसल बैठे हुए थे, जहाँ अचानक से इलो कहने लगती है, योर हाइनेस से मीटिंग के अलावा भी कोई दूसरे अरेंजमेंट्स भी हैं। तो रसल उन्हें बताता है कि बीस्ट किंग मोया को एक टाइटल दिया जाएगा, जिस पर मोया ने सीधा सीधा उसे कह दिया कि मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर रसल मोया की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए इलो और उसकी मॉम को बता रहा था, इसी वजह से हम दूसरे कंट्रीज को बताना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मगर हम देखते हैं कि मोया अपने ही मजे में होती है, वहाँ पर कुछ खाने पीने को मिलेगा ना। मगर अचानक से किसी चीज को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो गई, वो लोग काफी ही ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। और मोया ने जिन लोगों को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ब्लू टावर मास्टर और रेड टावर मास्टर होती हैं, जिन्हें देखते हुए मोया कह रही थी, उनमें से अगर उससे मेरी फाइट होती है तो मैं जीतूंगी तो नहीं, लेकिन मैं हारूंगी भी नहीं, लेकिन दूसरी वाली से यकीनन मैं हार जाऊंगी। मास्टर डारी और ब्लू टावर मास्टर को देखकर मोया काफी ज्यादा खुश होकर ये सब कुछ कह रही होती है। लेकिन मोया की इन बातों को सुनते हुए रसल उसे बताता है कि मैं उन दोनों को जानता हूँ और उनमें से एक मेरी मास्टर भी है। इस बात को सुनकर मोया अचानक से रसल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और फिर अपने ही तरीके से तैयार होते हुए कह रही थी, अगर मैं तुम्हारे मास्टर से मिलने वाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। वैसे मैं कैसे दिख रही हूँ? प्यारी दिख रही हूँ ना? और जहाँ मोया ये सब कुछ करते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसकी हरकतें देखकर वो तीनों काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी उस बग्गी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रसल दोनों टावर मास्टर्स को कह रहा था, आप दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? तो मास्टर डारिया रसल को बताती है कि हमारे किंगडम के इतने ज्यादा प्रीशियस गेस्ट आए हैं, तो मैं उन्हें पिकअप करने के लिए आ गई। और फिर ब्लू
टावर मास्टर भी उन सभी का वहाँ पर स्वागत करते हैं। और फिर ब्लू टावर मास्टर और मास्टर डायरी ने उन तीनों को अपना अपना इंट्रो देने के साथ साथ एनिमियन में उन तीनों का स्वागत किया। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से आयरन कहने लगती है, फ्लेम टावर मास्टर, मुझे याद है कि आपने मेरी बेटी की वहाँ पर मदद की थी, तो इतनी ज्यादा लेट से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। खैर, मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एल्स की मैन्योर होने के साथ साथ उनकी रिप्रेजेंटेटिव एरिन हूँ। और उन दोनों का चल फॉर्मल होता था देखकर मास्टर डायरिया कह रही होती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात तो मैं भूल भी गई थी। और तुम लोग सोच रहे होगे कि बीस्ट किंग मोया कहाँ गई। हम देखते हैं कि बीस्ट किंग मोया रसल के पीछे छुपी होती है, जिसे कि मास्टर डायरिया ने भी नोटिस किया और कहने लगी, रसल तुम्हारे पीछे कौन है। तो मोया खुद होकर उसे बताती है, मैं बीस्ट किंग मोया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं बीस्ट की क्वीन मोया हूँ। और क्योंकि मोया एक बीस्टमैन है तो उसे फॉर्मेलिटीज के बारे में नहीं पता होता, तो मास्टर डायरिया खुद ही उसे कह देती है कि तुम्हें फॉर्मेलिटीज के साथ बोलने की जरूरत नहीं है। इस सारे ड्रामे को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था कि बीस्टमैन सिर्फ स्ट्रेंथ के बेस पर ही अपने किंग को चूज करते हैं, तो इसी वजह से इनके किंग्स को फॉर्मेलिटीज का पता नहीं होता। खैर, ये सारी बातें होते हुए मोया रसल के काफी ज्यादा करीब थी। और इसी के साथ मास्टर डायरिया कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करती है कि ईलो मोया को घूर रही है। और जब मास्टर डायरिया ने रसल और मोया की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चड्डी बड्डी की तरह बातें कर रहे थे। तो मास्टर डायरिया को ये समझने में देर नहीं लगती कि ईलो काफी ज्यादा जेलस हो रही है और काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, रसल, तुम हर वक्त काफी ज्यादा इनोसेंट एक्ट करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इनोसेंट नहीं हो। इस फंक्शन के दौरान कोई काफी ज्यादा अनहैप्पी होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि अचानक से पीछे की तरफ देखकर कहने लगी, अचानक से मुझे ये अनईजीनेस फील क्यों हो रही है। खैर, मुझे पता है क्यों हो रही है। सीन शिफ्ट होता है पैलेस की तरफ, जहां हम देखते हैं कि पैलेस को देखकर रसल काफी ही ज्यादा हैरान हो गया था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रॉयल पैलेस इतनी ज्यादा जल्दी बन भी गया। रसल के इस बात को सुनते हुए मास्टर डायरिया हंसते हुए कहने लगती है, हाँ, क्योंकि निकोला और उसके अप्रेंटिस ने दिन रात मेहनत करके जो बनाया है। और रसल को ये बताते हुए मास्टर डायरिया काफी ज्यादा हंस रही थी, यानी कि मास्टर निकोला को काफी ज्यादा दिक्कत आई होगी। और फिर अचानक से मास्टर डायरिया कहने लगी, चलो अंदर जाए, किंग हमारा इंतजार करते होंगे। एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योर हाइनेस के सामने रसल झुक कर बैठा हुआ था। और फिर अचानक से योर हाइनेस को कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आपने जो मुझे मिशन दिया था मैं उसे अकॉम्प्लिश करके आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन योर हाइनेस रसल की तारीफ करते हुए उसे खड़ा होने को बता देते हैं। और फिर इसी के साथ ईलो और उसकी मॉम अपना इंट्रो देते हुए योर हाइनेस को ग्रीट करने लगी। और अरे फिर से काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से योर हाइनेस का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस पर योर हाइनेस उसे कहने लगे कि ग्रेट फ्रेंड्स के रिस्टोर होने तक मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखोगे। और फिर बारी आती है बेस किंग मोया की, जहाँ बेस किंग मोया काफी ही ज्यादा घबराई हुई थी। खैर, हम देखते हैं कि मोया योर हाइनेस को टूटी फूटी ग्रीटिंग देते हुए कह रही थी, मैं किंग ऑफ द बेसमेंट मोया, रूलर ऑफ एनिमियन को हेलो करती है। मेरा मतलब है कि अपनी रिस्पेक्ट पे करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जंगल में रहने वाला प्राणी इंसानों की फॉर्मेलिटीज को कैसे जान सकता है। और यही चीज यहाँ पर हो रही होती है। और मोया की इस ग्रीटिंग को देखते हुए जल्दी से रसल आगे आते हुए कहने लगता है, योर मैजेस्टी माफ करना, लेकिन इन्हें इस बारे में नहीं पता। और हम देखते हैं कि मोया काफी ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। और मोया की इस कंडीशन को देखते हुए योर हाइनेस भी कहने लगते हैं, मुझे भी बीस्टमैन के कल्चर्स के बारे में इतना नहीं पता, तो बीस्ट किंग मोया, क्यों ना इस सेरेमनी को थोड़ी देर आगे बढ़ा दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? लेकिन योर हाइनेस की बातों को सुनते हुए मोया काफी ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। क्या? लेकिन फिर रसल उसे कहने लगा कि जो मैं कह रहा हूँ बस उसे दोहराती रहो, जैसा आप चाहें योर मैजेस्टी। तो मोया भी रसल के ही अल्फाज दोहराने लगी। और जहाँ रसल कह रहा था, शेड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी, मोया कहती है, आपका शुक्रिया मैजेस्टी। और इस चीज की वजह से मोया काफी ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, जिसे देखते हुए रसल हंसते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़े से एटिकेट्स सिखाने होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि 3 दिन बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि पहली बार मोया ने एक फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। और ये वही दिन है जब मोया को एक टाइटल नवाजा जाएगा। हम देखते हैं कि मोया योर हाइनेस के सामने झुके हुए बैठकर कह रही थी, मैं किंग यानी कि एक बीस्टमैन मोया, जो कि आज से एनिमियन किंगडम की एक नोबल है। और एक नोबल होने की हैसियत से मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी सभी के सभी ड्यूटीज काफी अच्छे से निभाऊंगी। और मोया को इतना ज्यादा फॉर्मल रिएक्ट करता हुआ देखकर आसपास के लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और मोया के अंदर इतना बड़ा चेंज सिर्फ और सिर्फ रसल की वजह से ही हो पाया है। वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि एक बीस्टमैन के पास एटिकेट्स हैं। ये चीज जो मैं देख रहा हूँ वो रूमर से काफी ही ज्यादा डिफरेंट है। और मोया के अंदर ये इतना बड़ा चेंज सिर्फ और सिर्फ रसल की वजह से ही हो पाया है। और फिर हम देखते हैं कि योर मैजेस्टी अपनी स्वॉर्ड बीस्ट किंग मोया के कंधे पर रखते हुए कह रहे थे, एनिमियन का राजा होने की हैसियत से मैं बीस्ट किंग मोया को एक फैमिली नेम लाइकोस देने के साथ साथ एक काउंट का टाइटल भी देता हूँ। और बीस्ट किंग मोया, जो कि
कि आज से लाइक कोस मोया है, तुम्हें हर कीमत में अपने वादों को पूरा करना होगा। जिस पर मोया भी योर हाइनेस का शुक्रिया अदा करता है और फिर ये सेरेमनी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फंक्शन शुरू हो चुका होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट किंग, मोया, रसल और ईलो एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ मोया तो खाने के लिए काफी तरह सामान ले आई थी। और हम देखते हैं कि मोया रसल को कह रही होती है, तुमने मुझे जो जो सिखाया था मैंने वो कह तो दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आया, आखिर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। मोया की इन बातों को सुनते हुए रसल उसे सिर्फ यही कह पाता है कि तुमने बस अच्छा कर दिया था। और फिर अचानक से लेडी ईलो भी कहती है, सर रसल क्योंकि सभी लोग डांस कर रहे हैं तो क्यों ना आप भी मेरे साथ। और इससे पहले कि इससे आगे कुछ शर्प आती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस आने लगी। लेडी ईलो और लेडी लाइकोस, लेट इंट्रोडक्शन के लिए माफी चाहती हूँ, मैं हूँ हिकेट रेथमोस। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस को वहाँ पर आता हुआ देखकर ईलो और बीस्ट किंग मोया काफी ज्यादा हैरान हो गई। जहाँ ईलो अपने मन में कह रही थी, ओह तो ये है रसल की वाइफ, और इसी के साथ मोया भी अपने मन में कह रही होती है, तो इसका मतलब ये उस मेल ह्यूमन की बीवी है। प्रिंसेस हिकेट उन तीनों के पास आते हुए कह रही थी, क्यों ना हम किसी और जगह पर जाकर प्राइवेट में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर रसल भी खड़ा होते हुए कह रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, लेकिन प्रिंसेस ने रसल को वहीं पर रोक दिया और फिर अंदर से काफी ही ज्यादा जलते हुए और बाहर से इस्तेमाल करते हुए रसल को कहती है, ये सिर्फ वुमेन्स की बातें हैं तो आप ना आए। तो रसल भी डरते हुए हाँ ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारा का सारा नजारा पीछे से मासी डारिया पॉपकॉर्न खाते हुए देख रही थी। ओह माय अ फाइट बिटवीन 3 रेसेस ओवर 1 मैन, अब मजा आएगा ना बेड़ू। सीन शिफ्ट होता है दूसरे कमरे में, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक चेयर पर बैठी हुई थी और फिर अपने सामने खड़ी हुई ईलो और मोया को कहती है कि तुम दोनों भी आराम से बैठ जाओ। और फिर ग्लास में वाइन पोर करते हुए कहने लगती है, मैंने ये गैदरिंग इसी वजह से रखी क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना था। और ये कहते हुए वो उस वाइन का पूरा ग्लास गटक जाती है और फिर डैशिंग से लुक देते हुए उन दोनों से पूछती है कि तुम ड्यूक रसल यानी कि मेरे फियांसे के बारे में क्या सोचती हो। और अचानक से प्रिंसेस के मुंह से इस तरह का सवाल सुनकर दोनों खांसने लगी और फिर ईलो उससे पूछती है, आपका इससे क्या मतलब है? अगर आप पूछ रही हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ तो मैं ऑनेस्टली जवाब दूं तो मैं सर रसल को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और फिर मोया भी कहती है, हाँ वो डेफिनेटली एक मेल है जिसके अंदर मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इन दोनों की इन बातों को सुनते हुए प्रिंसेस दोबारा से अपने गिलास में वाइन पोर करने लगती है। जैसा कि मैंने सोचा था, रसल दूसरे नोबल से काफी डिफरेंट है क्योंकि वो कोई ऐसा है जो कि यकीनन बाद में किंग बनने वाला है और उस जैसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रख सकता। और फिर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए, और जब तक मैं जिंदा हूँ किसी दूसरी वुमन को उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। प्रिंसेस की इन बातों को सुनते हुए ये लोग काफी तरह शर्मिंदा होकर अपने मन ही मन में सोचने लगती है, मुझे पहले ही पता था ये यही बात करने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये लोग के साथ बैठी हुई मोया थोड़ी सी गुस्सा होकर अपने मन ही मन में कह रही थी, एक कमजोर ह्यूमन होते हुए भी ये हमें वार्निंग दे रही है। ये कहते हुए मोया थोड़ी सी गुस्सा हो ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और फिर अचानक से खड़ी होकर कहती है कि क्या तुमने कहा जब तक तुम जिंदा हो, इससे क्या मतलब था तुम्हारा? जिस पर प्रिंसेस उन्हें बताने लगती है कि रसल अपनी 20s में एक सुपर ह्यूमन बन चुका है जो कि आगे जाकर यकीनन एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग बनेगा, यानी कोई ऐसा जिसे कि अब तक मिथिकल एज में ही देखा गया था। और सिंस क्योंकि उसने एक ड्रैगन ब्लड लाइन भी इनहेरिट की है तो यकीनन वो किसी आम ह्यूमन के मुकाबले में काफी ही ज्यादा जीने वाला है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद वो एक लोनली लाइफ जिए। प्रिंसेस की इन बातों को सुनते हुए ईलो और मोया दोनों ही काफी ही ज्यादा हैरान हो गए और हम देखते हैं कि प्रिंसेस थोड़ी सी सैड होते हुए कह रही थी, और तुम दोनों भी ऐसी हो जो कि ट्रांसेंडेंट ह्यूमन बन सकती हो और मेरे लिए जब तक मैं जिंदा हूँ उसको पाना मेरे लिए सब कुछ है। प्रिंसेस की इस बात को सुनते हुए मोया कहने लगती है, इसका मतलब है, लेकिन इससे आगे कुछ क्या पाती फिर से प्रिंसेस कहती है, हाँ लेकिन पहले एक चीज सेट कर लेते हैं, तुम सभी में से फर्स्ट रैंक मेरा होगा, तो अब तुम दोनों में से सेकंड कौन बनना चाहती है? जिस पर वो दोनों काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर प्रिंसेस उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर जाते हुए कह रही थी, और जब तुम दोनों डिसाइड कर लोगे कि सेकंड रैंक पर कौन होगा तो मुझे बता देना। और इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी और क्योंकि अभी उसने गुस्से में काफी ज्यादा वाइन पी ली थी तो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि रसल हिकेट को गिरने से बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी तरह सिडक्टिव अंदाज में रसल को कहने लगी, ओह तो ये तुम हो। लेकिन रसल प्रिंसेस से पूछ रहा होता है कि जब तुम लिक्वर को हैंडल नहीं कर पाती तो उसे पीती क्यों हो। लेकिन रसल की इस बात को नजरअंदाज करते हुए प्रिंसेस रसल के कंधे पर सर रखते हुए कह रही थी, रसल क्या तुम्हें पता है कि अपने एनिमीज को काफी आसानी से कैसे हराया जाता है, यानी कि उन दोनों को ही आपस में फाइट करवा दो। प्रिंसेस की बातों को सुनते हुए रसल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या? लेकिन
तुम ये बातें क्यों कर रही हो? लेकिन हमें पता है कि प्रिंसेस ये सब बातें क्यों कर रही है। और फिर अचानक से प्रिंसेस कहती है, मुझे काफी ज्यादा भारी फील हो रहा है, क्या हम आज तुम्हारे रूम में चलें? तो रसल भी प्रिंसेस को बैक हक देते हुए, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो फिर तुम लोगों को पता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद फ्लेम टावर में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के सामने रसल बैठा हुआ था, जहाँ मास्टर डारिया रसल को कह रही थी, क्या तुम दोबारा से रिसर्च करने के लिए बाहर जा रहे हो? तुमने अपने से इजाजत ले ली? तो रसल उन्हें बताता है कि हाँ, मैं उनसे परमिशन ले चुका हूँ। मगर हम देखते हैं कि मास्टर डारिया उससे कह रही थी कि अगर तुम ऐसे ही बाहर जाते रहे तो प्रिंसेस तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, जिस पर रसल भी हाँ मुझे पता है। और फिर मास्टर डारिया रसल की तरफ से दिया गया उस नोट को पढ़ते हुए कह रही थी, ओह तो तुम थर्ड कंट्री अकेन में जाने वाले हो, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में पता है? जिस पर रसल की तरफ से उन्हें हाँ में जवाब मिला। मगर हम देखते हैं कि मास्टर डारिया अपने मन ही मन में सोच रही थी, अकेन द कॉमर्स कंट्री, ये एक नेशन कहलाने के लिए काफी ज्यादा छोटी जगह है, मगर उस जगह पर गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, असैसिनेशन सर्विसेज, मनी लॉन्ड्रिंग और इवन स्लेव्स भी होते हैं। और ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में एक बहुत ज्यादा डार्केस्ट कंट्री है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से मास्टर डारिया कहने लगी, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डार्क चीजें होती हैं। यानी कि मास्टर डारिया से उसे वहाँ पर जाने की परमिशन मिल चुकी थी। और फिर असल में उन्हें कहने लगता है कि मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है एक बोर्ड की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि उस बोर्ड पर रसल अपना हुलिया चेंज कर आ चुका था। और इसी के साथ रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, इस फोग की वजह से मैं काफी ज्यादा आसानी से कंट्री में एंटर हो पाऊंगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि कब से ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि रसल के पास एक अजीब सा पर्सन बैठा होता है, जिसने की अपनी पूरी की पूरी बॉडी पर एक ब्लैक कपड़ा ओढ़ा हुआ था। और क्योंकि उस पर्सन ने अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंस हाइड की होती है, तो रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये बंदा कौन हो सकता है, क्योंकि मैं इसे काफी देर से देख रहा हूँ। और क्योंकि वो पर्सन उसे काफी देर से बॉदर कर रहा था, तो अचानक से उसका वो ब्लैक कपड़ा हटाते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम काफी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन जब उस पर्सन को देखा तो काफी ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि उस ब्लैक कपड़े के पीछे अपनी मुया थी। ह्यूमन मेल, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और मुया को वहाँ पर देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मुया काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उसे कह रही थी, मैं तुम्हारा पीछा क्यों नहीं करूँ, क्योंकि कैपिटल आने के बाद तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे डुअल करोगे, और मैंने सुना कि तुम काफी देर के लिए कहीं पर जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि रसल उसे वार्निंग देते हुए कह रहा होता है कि मुया, मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम प्लीज वापस चली जाओ। पर मुया उसे कहती है कि मैंने अकेन के बारे में सुना हुआ है, हमें वहाँ पर सिर्फ लोगों को हराना ही तो है। तो रसल उसे बताने लगता है कि एक्चुअली अकेन से मैं सिर्फ गुजरने वाला हूँ, मेरी रियल डेस्टिनेशन कोई और जगह है। तो मुया के पूछने पर कि कौन सी जगह, तो रसल उसे बताता है एंडिवियन का सबसे बड़ा दुश्मन द ब्रिटेनिया एम्पायर, जहाँ रसल काफी ज्यादा पुरजोश होकर मुया को ये सब कुछ बता रहा था। रसल के मुंह से ब्रिटेनिया एम्पायर का सुनकर मुया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स कर देना। खैर इस सीरीज में तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो अब अगली सीरीज जो मैं स्टार्ट करूंगा उस पर भी काफी अच्छा सपोर्ट दिखाना। खैर मिलते हैं सीजन 3 और एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।